अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला गज़ा के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। गुज़िश्ता शब बहुत ही अहम थी। इसराइल ने पूरी रात ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर हमला करने की कोशिश की, इस काफ़िला को, इस कारवां को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसराइल को अपने एजेंडा में कामयाबी नहीं मिल सकी। और सबसे बड़ी ख़बर यह है कि इस काफ़िला पर अभी तक इसराइल का कोई भी हमला कामयाब नहीं हो सका। इस कारवां में जितने लोग हैं वो बेहद खुश हैं कि वो गज़ा के नज़दीक पहुँच चुके हैं और सिर्फ 278 किलोमीटर ही दूर रह गए हैं। इस बीच इसराइली कश्तियों ने इस काफ़िला पर हमला करने की कोशिश की, इस कारवां को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। 50 से ज़्यादा कश्तियों और जहाज़ों का ये कारवां है जिसका नाम है ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला। और सबसे आगे जो कश्ती है, सबसे आगे जो जहाज़ है, उसका नाम है अल्मा जहाज़। और अल्मा जहाज़ ने रिपोर्ट पेश की है कि उस जहाज़ को इसराइल के 2-3 जंगी जहाज़ों ने, इसराइली नेवी ने रोकने की कोशिश की, हाईजैक करने की कोशिश की। उस जहाज़ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है बकिया जहाज़ों से काटने की और ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन इसराइल की ये कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला के ट्विटर हैंडल पर लगातार अपडेट दी जा रही है। उसके अलावा अल जज़ीरा भी लगातार लाइव कवर कर रहा है। उसके और दुनिया के बहुत सारे बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं जिसके जर्नलिस्ट बाज़ाब्ता इस काफ़िले का हिस्सा है और वो अपडेट दे रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के जिन देशों के शहरी इस कारवां का काफ़िला का हिस्सा है, वहाँ की जो अवाम है, वहाँ के जो शहरी है, वो अपनी सरकार पर दबाव बना रहे हैं, अपनी सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला में मौजूद अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला की हिफाजत के लिए तुर्की की नेवी की जो आर्मी है वो मौजूद है। इसी तरह स्पेन की नेवी का जहाज़ मौजूद है, इटली का जहाज़ मौजूद है, लेकिन यहाँ पर इटली ने अपना कदम पीछे हटा लिया है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला पर जब हमला हुआ और 9 जहाज़ों पर 15 से ज़्यादा अटैक इसराइल ने किया था, उसके बाद सबसे पहले इटली ने ही अपने 2 जंगी जहाज़ों को ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला की मदद के लिए रवाना कर दिया था। उसके बाद स्पेन ने मदद के लिए रवाना किया, फिर तुर्किया ने अपने ड्रोन को निगरानी के लिए भेजा, एयरक्राफ्ट को निगरानी के लिए भेजा, फिर तुर्किया ने एक और बड़ा कदम उठाते हुए अपनी नेवी का जंगी जहाज़ रवाना कर दिया। लेकिन अब खबर आ रही है कि इटली ने अपने जहाज़ को वापस बुला लिया है और इटली का कहना है कि अब जहां पर यह जहाज़ गज़ा पट्टी में पहुंच चुका है वो डेंजरस जोन है, वो इसराइल की सिक्योरिटी कंट्रोल के तहत आता है और हम वहां पर इसराइल के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, जो तज्ज़िया निगार है, उनकी तरफ से कहा जा रहा है इटली ने इज़राइल और अमेरिका की दबाव में कदम उठाया है। इटली जिसने सबसे पहले अपनी नेवी को भेजा था, अपने जंगी जहाज़ को भेजा था, उसका अचानक कदम पीछे हटा लेना इस बात का सबूत है। इसराइल ने उस पर दबाव बनाया है, अमेरिका ने दबाव बनाया है और इस वक्त ये फ्रीडम फ्लोटीला का जो जहाज़ गज़ा पट्टी के या कह लीजिए इंटरनेशनल समुंदर के जिस एरिया में मौजूद है वो डेंजरस जोन कहा जाता है, ख़तरनाक इलाका माना जाता है। इससे पहले इसराइल ने फ्रीडम फ्लोटीला के जिन जिन जहाज़ों पर हमला किया उन सब पर इसी इलाके में हमला हुआ या इससे पहले हमला हुआ। और इसलिए कल रात की वीडियो में मैंने बताया था कि आज रात ही ये काफ़िला गज़ा पट्टी पहुँच जाएगा, लेकिन रात के अंधेरे में इस काफ़िला का गज़ा पट्टी पहुँचना मुनासिब नहीं था। इसलिए काफ़िले की, कश्तियों की, जहाज़ों की रफ्तार को कम कर दिया गया और धीरे धीरे ये कारवां गज़ा पट्टी की तरफ रवाना होता रहा। और जब सुबह सवेरा हुआ तो इज़राइल ने हमला करने की जो कोशिशें की थी उस कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। कई सारी वीडियो सामने आई है, ज़रा आप उसे देख लीजिए। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला में जो एक्टिविस्ट मौजूद है उन्होंने लगातार ट्विटर हैंडल का या दूसरे ज़राए का इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया को खबरदार किया है। कोलंबिया के सदर गुस्तावो पेट्रो ने सबसे सख्त बयान एक्स पर जारी किया। उन्होंने कहा अगर इस काफ़िला पर, इस कारवां पर हमला हुआ तो इसे इसराइल का जंगी जुर्म माना जाएगा। उन्होंने एक्स पर अपने 2 शहरियों का नाम भी लिखा और कहा हमारे 2 शहरी भी इस काफ़िले में मौजूद है और उनकी जान को ख़तरा लाहिक नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का हमला नहीं होना चाहिए। अल जज़ीरा ने पूरा मैप शेयर किया जिसमें देखा जा सकता है कि जहाज़ इस वक्त कहाँ तक पहुँचा है। 31 अगस्त को स्पेन के बार्सिलोना से यह काफ़िला रवाना हुआ था, उसके बाद फिर इटली के इलाके में आया, यूनान के इलाके में आया, ट्यूनिस पहुँचा और 50 से ज़्यादा जहाज़ों का, कश्तियों का काफ़िला है। और जब से फ्रीडम फ्लोटीला कायम हुआ उस वक्त से सबसे बड़ा काफ़िला, सबसे बड़ा कारवां अभी जा रहा है। 2008 के बाद से अभी तक कोई भी काफ़िला, कोई भी कारवां गज़ा पट्टी
کہ سمندر تک نہیں پہنچ سکا، لیکن یہ جہاز اب تک پہنچ چکا ہے اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن ابھی بھی یقینی نہیں ہے کہ جہاز غزہ پٹی کی بندرگاہ پر لنگر انداز ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، لیکن یہاں تک اس کارواں کا پہنچ جانا ہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یہاں تک پہنچنے میں جو کامیابی ملی ہے اس کا کریڈٹ یقینی طور پر اسپین کو بھی دینا ہوگا، ترکیہ کو بھی دینا ہوگا اور اٹلی کو بھی، جس نے بھلے ہی اب قدم کو پیچھے ہٹا لیا، کیونکہ ان دیشوں کے جہازوں نے، ان کی نیوی نے مکمل طور پر ان کی حفاظت کی، نگرانی کی اور ان کی سرکشا میں یہ قافلہ یہاں تک پہنچا ہے۔ فریڈم فلوٹیلا کیا ہے، یہ تنظیم کیوں غزہ پٹی کے لیے اتنی حمایت کرتی ہے، اس کو بھی جان لیجئے۔ سال 2005 میں جب اسرائیلی آرمی نے غزہ پٹی سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا تو غزہ پٹی سے باہر نکلنے کے بعد ہی اسرائیل نے غزہ پٹی کا سیکورٹی کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اور غزہ پٹی کو ہر طرف سے بند کر دیا گیا۔ غزہ پٹی کی جو سرحدیں ہیں زیادہ تر اسرائیل سے ملتی ہے اور ہر ایک کو اسرائیل نے بند کر دیا کہ غزہ پٹی میں اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر کسی کے بھی انٹری نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد غزہ پٹی کا چھوٹا سا علاقہ جو رفح کراسنگ بارڈر کہلاتا ہے، مصر سے ملتا ہے، اس پر بھی ایک طرح سے اسرائیل کا ہی عملی کنٹرول رہا، یا مصر میں جن لوگوں کی حکومت رہی ان لوگوں نے اسرائیل کے ساتھ پیس ایگریمنٹ ہونے کی وجہ سے اس سرحد کو غزہ پٹی کے لیے کبھی نہیں کھولا، نہ غزہ پٹی تک کسی طرح کی امداد رفح کراسنگ بارڈر کے ذریعے جانے دی گئی، کیونکہ مصر کا معاہدہ اسرائیل کے ساتھ تھا اور اسرائیل نے ایجپٹ کو کہہ رکھا تھا اگر تم نے اس بارڈر کے ذریعے کچھ بھی غزہ پٹی میں جانے دیا تو ہم تم پر حملہ کریں گے، ہم تمہیں اپنا دشمن تصور کریں گے، اور مصر نے اسرائیل سے پنگا لینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے بعد ایک راستہ بچا ہوا تھا سمندر کا یا غزہ پٹی کی بندرگاہ کا، اس پر بھی اسرائیل کی نیوی نے اپنا کنٹرول سنبھال لیا اور اس راستے سے بھی غزہ پٹی میں کچھ بھی نہیں پہنچنے دیا گیا۔ اس کے بعد ایک عالمی تنظیم بنانے کی کوشش کی گئی کہ سمندر کے راستے غزہ پٹی تک انسانی امداد کو پہنچایا جائے، ایڈ کو پہنچایا جائے، غزہ پٹی کے لوگوں کو جو مدد کی ضرورت ہو سکتی ہے تو ان تک مدد پہنچایا جائے، اور اس کے لیے اس کے بعد کوشش کی گئی دنیا بھر کے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کے ذریعے ایک آرگنائزیشن بنانے کی، اور اس آرگنائزیشن کا نام رکھا گیا فلوٹیلا۔ فلوٹیلا بن جانے کے بعد سب سے پہلا جہاز یا کہہ لیجیے 6 کشتیوں کا قافلہ سائپرس سے روانہ ہوا غزہ پٹی کے لیے، اور سال 2008 میں فلوٹیلا کا یہ مشن کامیاب رہا۔ غزہ پٹی کی بندرگاہ پر، وہاں کے پورٹ پر 6 جہاز لنگر انداز ہوئے، غزہ پٹی میں انسانی امداد پہنچائی گئی۔ اس کے بعد جو بھی کوششیں ہوئی کشتیوں کے ذریعے، جہازوں کے ذریعے غزہ پٹی تک انسانی امداد پہنچانے کی، کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ سال 2008 سے 2009 کے بیچ میں کئی کوششیں ہوئی اور اسرائیل نے ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد سال 2010 میں سب سے بڑی کوشش ہوئی اور ماوی مرمرا نام کے ایک جہاز کے ذریعے بڑے پیمانے پر امداد کو، ایڈ کو غزہ پٹی روانہ کیا گیا، اور اس جہاز میں ترکیہ کے ایکٹیوسٹ موجود تھے، یورپ کے کئی ملکوں کے ایکٹیوسٹ موجود تھے، لیکن ماوی مرمرا پر اسرائیل کی نیوی نے حملہ کر دیا اور اس حملے میں 10 افراد کی شہادت ہو گئی، 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے، اور ماوی مرمرا جو سب سے بڑی کوشش تھی غزہ پٹی تک انسانی امداد کو پہنچانے کی، وہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد 2011 میں بھی کوشش ہوئی اور اس کوشش کو بھی اسرائیل نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ پھر 2015 میں ایک کوشش ہوئی اور فریڈم فلوٹیلا نام کا ایک جہاز غزہ پٹی روانہ کیا گیا، اور یہ جہاز اٹلی سے روانہ ہوا تھا۔ یورپ کے کئی ملکوں کے ایکٹیوسٹ اس میں موجود تھے، لیکن اس جہاز کو بھی سال 2015 میں اسرائیل نے اسرائیل کے اشدود پورٹ کی طرف شفٹ کر دیا، غزہ پٹی نہیں جانے دیا گیا۔ پھر 2018 میں کوشش ہوئی، 2019 میں 20 میں کوشش ہوئی، لیکن کبھی بھی اسرائیل نے فلوٹیلا کے جہازوں کو غزہ پٹی کی طرف جانے نہیں دیا۔ جب 7 اکتوبر کے بعد اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ شروع کر دیا، غزہ پٹی کا محاصرہ تیز کر دیا، اس کے بعد 2024 اور 2025 میں بھی 2 کوششیں ہوئی، لیکن ان دونوں کوششوں کو اسرائیل نے کامیاب نہیں ہونے دیا۔ سب سے پہلا جہاز 7 اکتوبر کے بعد میڈلین سی کے نام سے غزہ پٹی کی طرف روانہ ہوا، جس میں گریٹا تھمبرگ موجود تھی، لیکن اس جہاز پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، اس کو قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد دوسرا جہاز اسی سال حنظلہ نام کا روانہ ہوا، اس جہاز کو بھی غزہ پٹی تک پہنچنے نہیں دیا گیا، اور اب 50 سے زیادہ جہازوں اور کشتیوں پر مشتمل یہ قافلہ غزہ پٹی کی طرف روانہ ہے، جس کا نام ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا۔ اور تازہ ترین اپڈیٹ یہی ہے کہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کا یہ قافلہ، یہ کارواں غزہ
पट्टी के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है, 200 किलोमीटर के फासले पर है और इसराइल की नेवी, इसराइल की आर्मी, इसराइल की एयरफोर्स लगातार इसको रोकने की कोशिश कर रही है, इस पर हमला करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं से भी कामयाबी नहीं मिल रही है क्योंकि दुनिया के 45 से ज़्यादा ममालिक के शहरी इस काफ़िले का, इस कारवा का हिस्सा है और इनमें ज़्यादातर जो ममालिक हैं वो यूरोप के ममालिक हैं और यूरोप के ममालिक ने अब लगातार रद्द अमल देना शुरू कर दिया है, बयान देना शुरू कर दिया है कि उनके जो शहरी हैं उनकी जान को किसी भी तरह का ख़तरा लाहिक होना नहीं होना चाहिए। अगर उन पर हमला हुआ तो इसराइल को जंगी मुजरिम तस्वुर किया जाएगा। उसके अलावा उस जहाज़ में जितने एक्टिविस्ट मौजूद हैं वो सब भी अपना अपना बयान जारी कर रहे हैं, अपनी हुकूमतों से मदद की अपील कर रहे हैं और यही वजह है कि इसराइल की इस काफ़िला को, कारवां को रोकने की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। पाकिस्तान से भी 6 एक्टिविस्ट का काफ़िला यहाँ मौजूद है और सीनेटर मुश्ताक अहमद ने कल एक वीडियो जारी की थी। इस वीडियो को आप देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हम गज़ा के पानियों में पहुंचने वाले हैं और दूर दूर से इसराइली मिलिट्री शिप्स वो नजर आने शुरू हो गए हैं। हो सकता है आज रात को हमारे ऊपर वो एक्शन कर ले। आप देख रहे हैं हमने इमरजेंसी हालत के लिए लाइफ जैकेट्स पहने हुए हैं। मेरे मोबाइल को उन्होंने जैम कर लिया है और गुज़िश्ता 36 घंटों से मेरा मोबाइल के जरिए से कोई राब्ता नहीं है। मैं बता देना चाहता हूँ, इसराइल मेरा मोबाइल जैम कर सकता है, गज़ा की तरफ मेरे सफर को जैम नहीं कर सकता। ये मोबाइल अब सिर्फ एक खिलौना बन गया है। मैं इसको फेंक देता हूँ समंदर के अंदर, लेकिन मैं गज़ा की तरफ सफर जारी रखूंगा। मोबाइल के बगैर भी गज़ा की तरफ मेरा सफर जारी रहेगा। मैं सिर्फ पाकिस्तान के अवाम को बता देना चाहता हूँ, अगर आप गज़ा नहीं आ सकते, हम गज़ा आ गए हैं और हम गज़ा जाएंगे। हाँ, ये समंदर की मच्छियां के खुराक हम बन जाए या इसराइली ड्रोन हमारे जिस्म के पुर्जे उड़ाए, लेकिन हम गज़ा की तरफ सफर जारी रखेंगे। अगर आप गज़ा नहीं आ सकते तो इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ आइए। मैं सियासी जमातों से, दीनी जमातों से, पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूँ, अमरीका फाइनेंसर है, अमरीका कातिल है। अमरीका ने ओपन एंडेड लामतनाही पुरअमन मुनज़्ज़म धरना दीजिए, यह आपका कानूनी हक है। ये वो कम से कम काम है, कम से कम फर्ज है जो आपको अदा करना चाहिए। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों, पॉलिटिकल लीडरशिप, इंसानी हुकूक की तंजीमों से कहता हूं कि वो इस्लामाबाद की अमरीकी एम्बेसी पर पुरअमन लामतनाही धरना दें। तो आपने देखा सीनेटर मुश्ताक अहमद की इस वीडियो को, जिसमें उन्होंने बयान किया कि क्या सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है। इसके अलावा एक और अपडेट सामने आ रही है कि जो अल्मा कश्ती है, बोट है, सबसे आगे है, वहाँ के लोगों ने अपने मोबाइल फ़ोन को भी समंदर में फेंक दिया ताकि इजराइल का हमला कामयाब न हो सके। तो फ़िलहाल अच्छी खबर यही है कि काफ़िला गज़ा पट्टी की तरफ रवा दवा है और इसराइल के हमले की कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। हमारी लाइव अपडेट भी इस पूरे इशू पर आपको मिलती रहेगी। मिला टाइम्स के साथ जुड़े रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त।